नमस्कार। तो भाई कैसे हैं आप लोग। और देखिए आज हम बात करने वाले हैं रिसेंट में इंडोनेशिया में जो है बहुत ही एक आश्चर्यजनक काम हुआ है। जो उनके बहुत ही शानदार कोच थे सिंतेयोंग, उनको उन्होंने सैक कर दिया है, जो कि पूरे एशियन फुटबॉल में काफ़ी डिस्कशन का एक सब्जेक्ट बन के चल रहा है। और काफ़ी लोग इसको बड़ी हैरानी से देख रहे हैं कि मतलब एक ऐसा कोच जिसने इंडोनेशिया की फुटबॉल को काफ़ी चेंज किया एंड रिसेंट में सऊदी जैसी टीम को उन्होंने बीट किया था। लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ इंडोनेशिया में कि उन्होंने इस कोच को निकाल दिया और वो उनसे भी बेटर कोच की तलाश में बिल्कुल लग चुके हैं। तो इसी के ऊपर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि क्या वो वजह थी और यहाँ से क्या लर्निंग भी हमको मिलती है कि क्या सीख सकते हैं। मतलब अगर एक पर्सपेक्टिव से देखा जाए, वैसे तो इंडियन फुटबॉल सीखने वाली ऐसी कोई चीज़ करता ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर सोचा जाए कि यहाँ से क्या एक लर्निंग मिल सकती है इंडिया को भी, तो वो मैं आपको थोड़ा सा आज बताना चाहूँगा। अब देखिए सबसे पहले तो कई ऐसे फैंस हो सकते हैं जो सिंतेयोंग को उतने अच्छे से नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उनके बारे में बता दूं ताकि आपको फिर बाद में समझ में आए कि यार ये सच में ये बंदा तो कमाल का था, मतलब था इसमें दम। तो देखिए सिंतेयोंग जो है कोरियन कोच है और ये पहले प्लेयर भी रह चुके हैं और साउथ कोरिया की नेशनल टीम से खेल भी चुके हैं और साउथ कोरिया की नेशनल टीम को कोच भी कर चुके हैं। और ये एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने एज अ प्लेयर भी और एज अ कोच भी एएफसी चैंपियंस लीग जीती हुई है और एशिया के पहले वो इंसान थे जिन्होंने ये करके दिखाया है। तो 2019 में इंडोनेशियन फुटबॉल एसोसिएशन सिंतेयोंग को अपना हेड कोच जो है वो अपॉइंट करती है। और ये जब आए इंडोनेशिया फुटबॉल टीम में तो इन्होंने एकदम यंग प्लेयर्स के ऊपर फोकस किया और इनका एक एवरेज अगर आप देखें कि क्या एज रहती है इनकी नेशनल टीम के अंडर, तो एवरेज एज अगर देखा जाए तो 23 ये रखते हैं। और यही इनका एक बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट भी कह सकते हैं कि यंग प्लेयर्स के ऊपर फोकस करते हैं ताकि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में काम करने का एक उनको पीरियड मिल जाता है कि हाँ, क्योंकि 23 का है वो 30 31 32 तक खेलेगा, तो प्लेयर को बिल्ड भी कर देते हैं और लॉन्ग टर्म में उस कंट्री की टीम को फायदा भी मिलता है इससे। तो जब ये इंडोनेशिया फुटबॉल टीम में आए तो इन्होंने टीम को रीजनरेट किया। मतलब इंडोनेशियन फुटबॉल जो एक डूबा सा था, मतलब कोई पूछ भी नहीं रहा था, लीग के ऊपर थोड़ा बहुत काम हो रहा था लेकिन उसमें भी काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, मैच फिक्सिंग वहाँ पे। तो इन सब चीज़ों की वजह से इंडोनेशियन फुटबॉल जो नाम था थोड़ा ख़राब भी था। तो उन्होंने इसको थोड़ा सुधारना चालू किया। और कैसे सुधारना चालू किया, क्योंकि नेशनल टीम के ऊपर एक अच्छा खासा फोकस इन्होंने डाला और नेशनल टीम को थोड़ा सा बिल्ड किया। इनके अंडर 16 साल बाद इंडोनेशिया की फुटबॉल टीम ने एशियन कप के लिए क्वालिफाई किया था, जब इन्होंने 2023 एशियन कप में खेला था। देन इनके अंडर इंडोनेशिया की अंडर 20 और अंडर 23 दोनों टीम ने एशियन कप के लिए भी क्वालिफाई किया और अंडर 23 ने तो पूरी हिस्ट्री में पहली बार एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया था। देन इनकी जो सीनियर टीम एशियन कप में खेली थी, उन्होंने 2023 के एशिया कप में नॉकआउट राउंड में जगह बनाई थी, जो इनकी हिस्ट्री में, पूरी फुटबॉल हिस्ट्री में भाई पहली बार हुआ था। देन हम बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वालिफायर्स की। तो इसमें टीम को उन्होंने थर्ड राउंड तक पहुंचाया। इसके अलावा उन्होंने सऊदी जैसी टीम को भी बीट किया, जिसकी वजह से ये बहुत क्लोज हैं कि ये वर्ल्ड कप भी खेल सकते हैं इस बार का, अगर थोड़े बहुत कुछ पॉइंट्स अगर ये ले लेते हैं आगे के कुछ मैचेस में, तो ऑलमोस्ट बहुत नज़दीक है। क्योंकि 9 स्लॉट्स है एशिया की टीम्स को, तो या तो प्लेऑफ में भी जाके क्वालिफाई कर सकते हैं, डायरेक्टली अगर कुछ पॉइंट्स ले लें तो भाई क्वालिफिकेशन के चांसेस है। तो मतलब इतने अच्छे मूवमेंट पे टीम को लेके आए। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे ओवरऑल रिकॉर्ड्स की हम बात करते हैं, वहाँ पर सिंतेयोंग जो है वो कहीं ना कहीं मार खा रहे थे, जिसकी वजह से जनवरी 2025 में उनको सैक कर दिया जाता है, जबकि कुछ मैचेस अभी भी बचे हुए क्वालिफायर्स के। और यही सबके लिए काफ़ी हैरानी की बात रही कि इतने एंड मोमेंट पे, जहाँ पर एक न्यू कोच आएगा तो काफ़ी उसको टाइम लग सकता है टीम के साथ सेट होने में, यहाँ पर सिंतेयोंग जो है बिल्कुल जमे हुए टीम के साथ, तो क्यों निकाला गया। तो यहाँ पर देखिए इंडोनेशिया की जो फुटबॉल एसोसिएशन है, वो जो कमेटी है, उनके कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट्स आए हैं जो उन्होंने कहा है। उनके हिसाब से इंडोनेशिया के जो लॉन्ग टर्म फुटबॉल गोल्स है, जो प्रोजेक्ट्स है उनके पास, उसमें सिंतेयोंग कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इनको सैक कर दिया। और देखिए सिंतेयोंग के कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने की जो बातें हैं वो अक्टूबर 2024 से ही चलने लगी थी, क्योंकि वहाँ पर ही वो कुछ मैचेस हारे थे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के। लेकिन सडनली क्या होता है कि कुछ मैचेस पॉजिटिव निकल गए, जिसके बाद उनको थोड़ा सा वक्त दे दिया गया। लेकिन इसके बावजूद अभी एएफएफ चैंपियनशिप यानी कि एशियन फुटबॉल फेडरेशन की जो चैंपियनशिप होती है, उसके परफॉर्मेंस के बाद उनको काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया, फैंस ने काफ़ी क्रिटिसाइज किया, जिसके बाद यही डिसीजन लिया गया कि अब सिंतेयोंग को
बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। एएफएफ चैंपियनशिप 2024 जो हुई, इसमें ग्रुप में ही वो थर्ड आए और टूर्नामेंट से बाहर हो गए। ग्रुप में उन्होंने लाओस से ड्रॉ किया और वियतनाम और फिलीपींस से वो मैच हार गए। अभी आपके दिमाग में एक बात आएगी कि यार इंडोनेशिया ने सऊदी अरेबिया को बीट किया, तो वियतनाम और फिलीपींस को क्यों नहीं बीट कर पाए? तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखिए, जो सऊदी के अगेंस्ट मैच खेला गया उसमें काफी इनके इंडोनेशियन ओरिजिन के प्लेयर्स खेले थे, जो कि एएफएफ चैंपियनशिप जो हुई उसमें वो सभी एब्सेंट थे, जिसकी वजह से उनकी टीम कहीं ना कहीं थोड़ी वीक हो गई और वो मैच हार गए। अगर वही प्लेयर्स जिन्होंने सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट खेला था वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में, वो अगर यहाँ पर खेलते तो उनकी टीम काफ़ी स्ट्रांग होती और मे बी वो इस चैंपियनशिप को भी जीत सकते थे। तो यहाँ पर एक लर्निंग क्या है कि देखिए, जब इनके ओरिजिन के प्लेयर उनकी टीम से नहीं खेले तो उनकी टीम वियतनाम और फिलीपींस को हराने में भी नाकाम रही। इवन लाओस को भी नहीं हरा पाए, उससे भी ड्रॉ खेला। तो विदाउट ओरिजिन प्लेयर इंडोनेशिया की टीम कितनी वीक है। तो ओरिजिन प्लेयर का जो एक गणित है वो यहाँ पर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपको अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स के ऊपर भी काम करते रहना है और आपके ओरिजिन के प्लेयर्स हैं उनको भी यूज़ करते रहना है। तो दोनों तरीके से आपको टीम को आगे लेके जाना पड़ेगा अगर आप बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं। अब आपके दिमाग में एक और सवाल ये आ सकता है कि सिंथेयोंग को जो टीम से निकाला गया और ये कहा गया कि वो लॉन्ग टर्म का जो उनका प्रोजेक्ट है उसमें वो फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो ऐसा क्या प्रोजेक्ट है, क्या सोच रहा है इंडोनेशिया? तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको एक ऊपर से एक बात बताना चाहूँगा कि इंडोनेशिया एक्चुअली में क्या सोच रहा है, क्या लॉन्ग टर्म विजन लेके चल रहा है, जिसके अंडर वो लोग काम भी कर रहे हैं। तो इंडोनेशिया फुटबॉल के जो चीफ हैं एरिक तोहिर, उन्होंने कुछ बातें बोली है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिससे आप ये भी समझिए कि कितना रियलिस्टिकली वो सोच रहे हैं और कितना सही से वो ये भी बता सकते हैं कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे दिमाग में यार है कि भाई वो लोग अपने ओरिजिन के प्लेयर बुला के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन नीचे क्या हो रहा है, तो इसके ऊपर भी उनका कहना है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो एरिक तोहिर कहते हैं कि देखिए, वर्ल्ड कप में एशिया से 9 टीम का स्लॉट है। तो 9 टीम का स्लॉट है, इसका मतलब ये बात हुई कि वो इंडोनेशिया को एशिया की टॉप 9 टीम्स में लेकर आना चाहते हैं, मतलब एक परमानेंटली कि टॉप 9 में रहेगी, मतलब वर्ल्ड कप में तो जाने के चांसेस है ही। तो ये उनकी सबसे पहली एक सोच होगी जो कितनी रियलिस्टिक है कि अब टॉप 9 में लेकर टीम को आइए, कोई टॉप 1 2 3 मत सोचिए, टॉप 9 में लाइए। तो 9 स्लॉट तो है ही। अब देखिए, इंडोनेशिया की अगर फाइनेंशियल कंडीशन की बात की जाए तो इसके अकॉर्डिंग भी वो कुछ सोच रहे, जैसे कि अभी जो उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन है उसके हिसाब से बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी वो लोग नहीं कर सकते, हर जगह काम नहीं कर सकते। तो उनकी रैंक भी 127 है, लेकिन उनके फ्यूचर के फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने एक प्रेडिक्शन लगाया खुद से कि 2045 तक वो अपनी टीम को टॉप 50 में लेकर आना चाहते हैं। ये उनका एक टारगेट, मतलब कोई टॉप 10 टॉप 5 ये कुछ नहीं, टॉप 50 में वर्ल्ड में अगर टीम को लेकर आए तो आप समझ सकते हैं कि कितनी भयंकर टीम उनकी होगी। और ये 2045 का उनका टारगेट है। और यहाँ पर आप देखिए कि हमारे यहाँ इंडिया में टॉप 50 में लेकर आना चाहते हैं टीम को, तो कितना अनरियलिस्टिक बातें बोलते हैं हमारे यहाँ पर बिना दिमाग के। और वो लोग देखिए काम भी कर रहे हैं और सोच समझ के स्टेटमेंट भी दे रहे हैं, भाई 2045 तक हम टॉप 50 में आने का सोच रहे हैं। तो उस तरीके से वो धीरे धीरे काम भी करेंगे। अब आपके दिमाग में एक और बात आ सकती है कि उनके जो ओरिजिन के प्लेयर्स हैं वो क्यों इंडोनेशिया आ रहे हैं, क्यों वो उधर, तो भाई सीरिए वगैरह, मतलब इतने अच्छी अच्छी लीग से इधर प्लेयर्स आ रहे हैं क्यों? तो देखिए, इंडोनेशिया की जो फुटबॉल फेडरेशन है उन्होंने अपने जो ओरिजिन के प्लेयर्स हैं जो बाहर रहते हैं और मोस्टली वो नेदरलैंड्स में रहते हैं, तो उन्होंने उनको उनका एक प्रोजेक्ट जो उन्होंने बताया और एक भरोसा दिया कि भाई इस प्रोजेक्ट के अंडर हम काम भी करने वाले हैं, इसलिए आप हमारा साथ दीजिए। हम ओलंपिक्स में और वर्ल्ड कप में टीम को क्वालिफाई करवाना चाहते हैं और अगर हम ग्राउंड लेवल से काम करेंगे तो टाइम लग सकता है, लेकिन आप जो इतने अच्छी अच्छी लीग्स में खेल रहे हो और आपको नेशनल टीम उधर तो कोई पूछ नहीं रहा है, तो आप इंडोनेशिया में आइए, हम आपको नेशनलिटी भी देते हैं और आपको हमारी टीम से खेलने का मौका देते हैं। अब नेशनल टीम के अलावा अपने लीग के ऊपर, रेफरीज के ऊपर भी काम कर रहे हैं। लीग, क्योंकि उनकी लीग काफी थोड़ी सी बीच में बदनाम भी रही फिक्सिंग वगैरह को लेकर, तो अपनी लीग को भी काफी क्लीन बना रहे हैं। और इसके अलावा रेफरीज को अच्छा करने के लिए उन्होंने जापान फुटबॉल एसोसिएशन से टाइप भी किया है कि वो अपना रेफरीज को कितना बेटर कर सकते हैं, बिकॉज रेफरीज का बेटर होना भी काफ़ी ज़रूरी है। हालांकि वीआर तो आ चुका है टेक्नोलॉजी, लेकिन रेफरीज का भी थोड़ा बेहतर होना तो ज़रूरी है और इसके ऊपर भी वो लोग काम कर रहे हैं। और उन्होंने खुद से ये एक्सेप्ट किया है कि हम एक यूनिक अप्रोच के साथ फुटबॉल पे काम कर रहे हैं। जैसे कि मोस्टली होता है कि लोग नीचे से ऊपर की ओर काम करते हैं, लेकिन इंडोनेशियन फुटबॉल एसोसिएशन डायरेक्टली कह रहा है कि भाई हम टॉप से बॉटम की ओर काम कर रहे हैं, बिकॉज पहले हम हमारे इंडोनेशिया को वर्ल्ड फुटबॉल मैप पे दिखाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। जब वो दिखेगा तो हमारे इंडोनेशिया के जो फुटबॉल फैंस हैं, जो यहाँ पर बच्चे हैं,
वो फुटबॉल खेलने के लिए ऑटोमेटिकली जो है मोटिवेट हो जाएंगे, उनको इंस्पिरेशन मिल जाएगी कि हमारी टीम वर्ल्ड कप में। तो ये वो काम कर रहे हैं कि वो पहले टॉप पे काम कर रहे हैं और उसको फिर रिफ्लेक्ट करेंगे धीरे धीरे नीचे। तो ग्रास रूट की ओर बढ़ रहे हैं वो टॉप से नीचे। तो आप समझ रहे हैं, तो एक यूनिक अप्रोच है उनकी। तो जो वर्ल्ड में जो नीचे से ऊपर जाते हैं वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो देखिए अब इंडोनेशिया इससे भी थोड़ा थोड़ा सक्सेस की ओर तो बढ़ रहा है। अब देखिए मेनली उनके जो टारगेट्स हैं ना वो काफ़ी रियलिस्टिक है। हमारे जैसे नहीं कि टॉप 3 में आ जाना है, ये करके दिखा देना है। तो हम जो है ना एक अलग ही चीज़ बोलते हैं और वो लोग एकदम रियलिस्टिक चीज़ बोल रहे हैं जिसके ऊपर वो काम भी कर रहे हैं और इसी प्रोजेक्ट के अंडर वो अपने प्लेयर्स को इन्वाइट भी कर रहे हैं। और धीरे धीरे वो ग्रास रूट के ऊपर भी काम कर रहे हैं। उनकी यूथ टीम भी अच्छा कर रही है, आपने देखा। और अंडर 20, अंडर 23 सब कुछ अच्छा कर रहे हैं धीरे धीरे। और कोच के ऊपर उनका एक अप्रोच देखिए, कोच ने कहीं अच्छा किया कहीं अच्छा नहीं किया, तो वो ओवरऑल स्टेटिस्टिक्स देख रहे हैं और इसके बाद कोच को हटाना है नहीं हटाना वो बाद में डिसाइड कर रहे हैं। हमारे ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली खराब परफॉर्मेंस के बाद भी हम जो है ट्रस्ट रखते हैं कि हाँ ठीक है ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है कि क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स की बात आती है कि भाई इंडोनेशिया में जो उनके ओरिजिन के प्लेयर्स के बाद उनकी टीम की क्वालिटी अलग है। हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। हमारे पास क्वालिटी आप देख सकते कि भाई मतलब मनोलो भी कोच हमारे पास है तो बहुत अच्छा है भाई। अब आप ये मत सोचना कि सिंतेयोंग जो है वहाँ से सैक हो गए तो उनको इंडियन टीम का हेड कोच बना दो तो हमारी टीम को कहाँ लेके चले जाएंगे। देखिए विदाउट अच्छे प्लेयर वो भी बहुत कुछ नहीं उखाड़ पा रहे, आपको ही पता है। देखिए यहाँ पर AFF चैंपियनशिप में जब ज़्यादा उनके इंडोनेशियन प्लेयर्स खेले तो वो इधर हार गए और वहीं पर उनके ओरिजिन के प्लेयर्स से खेले तो सऊदी को बीट किया। तो ये भी एक डिफरेंस है कि एक अच्छे कोच को कुछ क्वालिटी प्लेयर्स भी तो चाहिए तब तो अच्छा कर पाएगा। अब देखिए जितना शौक अदर एशियन फैंस हुए हैं लेकिन उतने इंडोनेशियन फुटबॉल वाले खुद नहीं हुए हैं, बिकॉज उनके प्रोजेक्ट के हिसाब से भाई वो सही कर रहे हैं। तो हमको ऐसा लग रहा है कि यार इतने अच्छे रिजल्ट देने के बाद भी कोच को निकाल रहे हैं और हम तो यहाँ कुछ भी रिजल्ट नहीं देते फिर भी कोच नहीं निकलता है। तो ये फ़र्क है कि जो प्रोग्रेस की ओर देख रहा है सोच रहा है वो भाई बहुत जल्दी क्विक डिसीजन लेता है। एक होता है ना जो बंदा बहुत आगे बढ़ना चाहता है उसके डिसीजन मेकिंग बहुत ही खतरनाक होती है और ये उनकी है। हमारी अब देख लो तो AFF की कमेटी में ही पता नहीं कितने सालों से लोग बैठे हुए हैं सीट पे बिल्कुल कील ठोक के, उनको निकालना तो हो नहीं रहा है। तो ये लोग बाकी की चीज़ें तो आप छोड़ ही दो। तो भाई मैं भी बहुत ज़्यादा इंडियन फुटबॉल को लेकर नहीं बोलना चाहूँगा, मैं बस यहाँ पर इंडोनेशियन फुटबॉल की ये बात आपको बताना चाहता था कि देखिए मतलब कैसे एक फेडरेशन की अप्रोच होती है जब वो ग्रोथ की ओर बढ़ता है। तो इससे आप क्या समझे, आपके इसके ऊपर क्या थॉट्स हैं, जो भी आप कहना चाहें जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। तो आगे और भी हम फुटबॉल की यूनिक सी बातें करते रहेंगे। तो हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।